हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिए जो कॉमन क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। वो चाहे पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी किसी में भी हो, सेम रहेंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, जिसमें 30 क्वेश्चन सीटीपी के, बाकी भाषा के रूप में 15 इंग्लिश, 15 हिंदी, और बाकी जो आपकी रीजनिंग, जैसे थर्ड पार्ट में आपकी 3 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो आपकी मैथ 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, और हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन। तो ये कॉमन क्वेश्चन रहते हैं सभी के लिए, चाहे वो आपकी पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो पीआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, वो आप मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मैं नाम बता देता हूँ, हरियाणा प्राइमरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप विजिट करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे उसमें सभी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चाहे वो आपके सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इसमें से जैसे रीजनिंग और आपकी रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन छूट रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी मैं करवा दूंगा 2-3 दिन में। और बाकी जो भी चीज़ें करवाई वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं टीजीटी के में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 23 का मैंने ऑलरेडी ये करवा रखा है, जो आपके टीजीटी में, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट इसमें देखा जाए तो 90 होते हैं ना क्वेश्चन। वो तो कॉमन है, वो किसी का भी कर लीजिएगा सॉल्यूशन, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, हिंदी, एसएसटी, किसी का भी। बाकी जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट के अलग आते हैं, ठीक है, हर एक के। ठीक है, तो 23 का मैंने करा दिया है, तो 22 का आज कर लेते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो किया था आपके अब्राहम मैस्लो ने। और 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। इसे अनुक्रम है ना, इसकी जगह पे आप देखेंगे पदानुक्रम सिद्धांत भी जुड़ के आता है, यानी पदानुक्रम के नाम से आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो का ही सिद्धांत है। वही अनुक्रम का मतलब यहाँ पर हायरार्की है ना, इसका सिमिलर वर्ड लिया गया है। अनुक्रम रख दीजिए या पदानुक्रम रख दीजिए यहाँ पे। इसके अन्य नाम सिद्धांत को और याद रख सकते हैं। जैसे कि इसका अन्य नाम होगा अभिप्रेरणा, मांग का सिद्धांत। एक और अन्य नाम आता है स्वयं यथार्थीकरण का सिद्धांत। ये इसके उपनाम है। ध्यान रखना, इनकी एक बुक आई थी। अब मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनकी बुक थी पर्सनैलिटी और मोटिवेशन, या ऐसे कह सकते हैं मोटिवेशन और पर्सनैलिटी। ये बुक थी 1954 में आई थी। उसमें ये सभी जानकारियाँ मिलती हैं कि इनके सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये आपके मानवतावादी कहलाते हैं। कौन? अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी इसलिए कहलाते हैं ये, इन्होंने जो ह्यूमन की बात की है, यानी मानव की जो मेन आवश्यकता होती है उनकी बात की है। तो इसे इंग्लिश में ह्यूमनिस्ट बोल सकते हैं या ह्यूमनिटेरियन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मेनली बात जो व्यवहारिक तौर पर देखी जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कम बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से अब जिनकी अवस्थाओं को लेकर। इन्होंने एक पिरामिड बनाया, उस पिरामिड के थ्रू इन्होंने जो आवश्यकता होती है मनुष्य की उन्हें बताया था। जैसे शुरुआती आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसकी लास्ट स्टेज आती है 5वें नंबर की। उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस अवस्था तक बहुत कम इंसान पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बताई थी। और इनकी जो 5 अवस्थाएं थी, मैं उनके नाम मैंने ट्रिक से याद कर रखे, तो आप चाहो तो इसे कर सकते हैं। बाकी आपको डायरेक्टली याद है तो फिर वो अच्छी बात है। जैसे कि पहली होती है फिजिकली आवश्यकता, भूख प्यास वगैरह ये। फिर आपको सेफ्टी चाहिए समाज में, फिर आपको कोई प्यार करने वाला भी चाहिए, फिर आपको सम्मान चाहिए समाज में। फिर आपको लास्ट में जाके होता है स्वयं का यथार्थीकरण, यानी आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना। तो निश्चित तौर से ये बहुत कम कर पाते हैं। तो यही क्रम था नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो फिजिकल आवश्यकता होती है ना, ये आपकी निम्न अवस्था मानी जाती है। उच्चतम अवस्था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मानी जाती है। यही स्टेप पूछे जाते हैं मोस्टली परीक्षा में। बाकी इस पर और भी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे अब्राहम मैस्लो की बात करें, ये तो कर ली है हमने। अब कर लेते हैं क्लार्क की। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इनका बहुत पूछा जाता है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसे चालक न्यूनता का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये याद रख सकते हैं। बाकी एटकिंसन है, विप्रेरणा उपलब्धि का सिद्धांत आता है ये मोटिवेशन के अंतर्गत। तो ये दिया था आपके मैकलीलैंड ने 1965 में। उनके ये सहयोगी रहे थे आपके एटकिंसन। थॉमसन की बात करें तो उन्होंने बुद्धि में एक सिद्धांत दिया था, सैंपल थ्योरी, यानी पथिदर्श का सिद्धांत। तो ये याद रख सकते हैं। तो ये बुद्धि से संबंधित है थॉमसन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तक देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो व्यक्तित्व आकलन के लिए प्रचलित विधि नहीं है। इसमें से आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो समाज विधि है ना, ये विधि आती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी में। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिविटी में कह सकते हैं या वस्तुनिष्ठता में ये आती है समाज विधि, ठीक है जी। जेल मोरेरो ने दी थी। देखो मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहूँ, थोड़ा फास्ट बताऊँगा, ठीक है। देखो जो सिग्नल फ्राइड थी ना, उन्होंने व्यक्तियों के मन को जानने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की विधियाँ दी थी। जैसे प्रक्षेपी एक तरफ कर दी, अप्रक्षेपी एक तरफ कर दी। तो ये प्रक्षेपी विधि कौन सी थी?
तो ये इनमें नाम आते हैं, देखो नाम बता देता हूँ। जैसे पहली IBT, जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं, ये हरमन रोसा ने दी थी 1921 में, 10 कार्ड हुआ करते थे। बाकी फिर सेकंड पे आई थी आपकी TAT, जैसे थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, और ये आपकी मॉर्गन और मोर्रे ने दी थी 1935 में, और मॉर्गन और मोर्रे ने दी थी 1935 में। इसके 30 कार्ड हुआ करते थे, एक एक्स्ट्रा हुआ था कहानी लिखवाने के लिए। फिर आई थी CAT, जिसे बोलते हैं चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी बाल अंतर्नोद परीक्षण, ये लियोपोल्ड बेरक ने दी थी 1948 में, ठीक है। इसके बाद आई थी आपकी FWAT, फिर इसके बाद आई थी SCT, जैसे सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट बोलते हैं, ये टेंडन ने दी थी। फिर ये होगी फ्रांसीसी, देखो FWAT फ्रांसीसी गाल्टन, SCAT टेंडन, इसके अलावा और कौन दी थी, एक PFT थी, PFT ये आपकी रोजर मिंग ने दी थी। फिर इसके बाद आई थी आपकी अन्य विधि, जैसे खेल विधि भी आती है, यानी खेल एवं तकनीक विधि, ड्रामा विधि, कहानी विधि, और इनके अलावा और कौन कौन सी विधि आ सकती हैं, यही मेनली होती हैं, ठीक है, जो प्रक्षेपी विधि में आती है। तो इसमें से तो हमें केवल प्रक्षेपी विधि नहीं बतानी थी, कौन सी बतानी थी, जो प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो हमने कहा था इसमें राइट आंसर हो जाएगा समाज विधि। ये आती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, यहाँ पे एक नया शब्द आया है वर्णन विधि, ये मैंने भी नहीं पहले पढ़ी थी, जिसे एक्सप्रेसिव मूवमेंट विधि बोलते हैं। ये आपकी किस में आएगी, इस प्रक्षेपी में ही आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने बाकी पूर्ति तो ये SCT से संबंधित हो जाएगी, यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। और शब्द साझा का मतलब वही है, F यानी फ्री, W का मतलब वर्ण, और E का मतलब एसोसिएशन, और T का मतलब टेस्ट। ये फ्रांसीसी गाल्टन ने दी थी, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसे ही बोलते हैं शब्द साझा। इसमें क्या होता था कि जो बच्चा है जिन वर्णों का यूज कर रहा है ना ज़्यादा, उसी के आधार पर बता देते कि इसका इस प्रकार का व्यक्तित्व है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार था, इसमें से नया वर्णन मिला है वो वर्णन विधि, इसे ध्यान रखना है। और बाकी मैंने ये प्रक्षेपी विधि बताई थी, अप्रक्षेपी विधि का भी एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी होती है मेनली, जैसे कि आपको अंदाजा हो जाएगा। 2 प्रकार की होती हैं, एक तो बस कौन सी होती है, सब्जेक्टिविटी, जिसे व्यक्तिनिष्ठ विधि बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्टिविटी, यानी इसमें आपके मन विचार सबका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें आती है जैसे कि आत्मकथा विधि, जैसे इंट्रोप्रोजेक्शन मेथड बोलते थे, या इसे डायरी विधि बोल देते हैं। ये पहली विधि मानी जाती है सब्जेक्टिविटी की, ठीक है, जो आपके विलियम बुंट और टेचनर से संबंधित थी। तो ये भी आपके PRT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आती है आपकी केस स्टडी आ जाती है, इंटरव्यू आ जाते हैं इसमें, और ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इसी यानी अप्रक्षेपी विधि में एक तो होगी सब्जेक्टिविटी वाली, एक दूसरी होती है इसमें ऑब्जेक्टिविटी वाली। इसमें आता है निरीक्षण हो गया आपका, समाज मिति हो गई, परिस्थिति परीक्षण होगा, निष्पादन परीक्षण जिसे परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं, ये सभी आ जाएंगे। तो मेनली यही चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए, बाकी तो आप है ओवरऑल समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने देख लिया था, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेनली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस के देखना तो यहीं से मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो बाह्य नहीं है तो निश्चित तौर से वो आंतरिक होगा। तो इनमें से आंतरिक वाला देखिएगा, आंतरिक होगा वो सेल्फ यानी खुद से संबंधित होगा, ठीक है। इस प्रकार का जो भी ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, तो ये ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए ये बाह्य हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है। बाकी वेतन के लिए नौकरी करना, ये भी बाह्य हो जाएगी। ये कह रहा है कि आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये आपकी इंटरनल है, यानी इंटरनल मोटिव है ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनल, यही हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। बाकी है एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ये भी आपका बाह्य हो जाएगा। इसमें से 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जो इंटरनली मोटिव से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण विद्यार्थियों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स मापने हेतु उपयोग में लाए गए थे। तो देखो इंग्लिश देखिए इसकी क्या है, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी जिसे हम TAT बोल रहे थे। TAT जो आपका टेस्ट था ये आपके मॉर्गन एवं मोर्रे ने दिया था 1935 में। इसमें कार्ड हुआ करते थे आपके 30 + 1 यानी 31 कार्ड। हालांकि ये क्वेश्चन 30 का ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। एक कार्ड खाली दिया जाता था। इस कार्डों में संख्या होती थी 30 तो मेल होते थे, ठीक है, 30 फीमेल होती थी कार्डों में, और आपके 10 ऐसे होते थे जो दोनों का मेल होता था, मेल और फीमेल के मिक्सचर होते थे इसमें से जो कार्ड दिए जाते थे उन्हें बच्चों को वो फिर कहानी लिखते थे, और जिस प्रकार वो लिख के लाते थे उसी आधार पर बता देते कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व का बच्चा है, ठीक है। तो ये एक खाली कार्ड दिया जाता था, इसमें किसका मापन किया जाता था, व्यक्तित्व का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, समायोजन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और प्राइमरी में तो बहुत कम मिले हैं क्वेश्चन, लेकिन जो आपके TGT में तो देखने को मिला है।
इसमें पूछ रहा है कि समायोजन का कौन से यानी समायोजन के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है और उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ठीक है, यह असंतुलन उत्पन्न करता है, जबकि हम एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम समाज में किस प्रकार समायोजन कर पाते हैं चीज़ों से, तो ये कह रहा है कि असंतुलन, तो यही पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है, यह परिस्थितियों की मांगों के अनुरूप ही जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, ये बात सही है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन किस प्रकार है, ये कह रहा है 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है ये वातावरण की जो भी परिस्थिति होती हैं उनमें वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, ये बात सही है। समायोजन के अभाव में व्यक्तिगत तनाव एवं चिंता से गिर जाता है, ये भी बात सही है। यानी इसमें से गलत थी वो हो जाएगी 1 नंबर। ठीक है, बाकी तीनों पॉइंट ये सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा देख पा रहे हो 6 नंबर, इसमें पूछा है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटावी की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। तो ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 थी इसी में होता है। और पलटा विचिंतन मतलब ये एक बच्चा है, ये कह सकते हैं कि वो मल्टी डायरेक्शनल सोच सकता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊं, जरूरी नहीं है ये फट बैठे, इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। 1 रुपये में अगर 100 पैसे है और बच्चे से पूछा जाए कि 1 रुपये 100 पैसों में कितने रुपए बनेगा, अगर वो ये कहते हैं 1 रुपया बनेगा, तो निश्चित तौर से उसमें रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है, यानी रिवर्सिबिलिटी जो एबिलिटी है, आपकी पलटा विचिंतन की योग्यता है वो आ गई है। इसका मतलब ये होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उसके अंदर पलटा विचिंतन की क्षमता नहीं आई तो फिर वो ये इसमें आ जाएगा, किसमें, पूर्व सक्रियात्मक, इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, एट लग जाएगा। बाकी ये वाला पूरा स्पेलिंग ये आ जाएगी, जिसे बोले इरिवर्सिबिलिटी, ये पाई जाती है आपकी पूर्व सक्रियात्मक में। और अगर ये बोल दे कि रिवर्सिबिलिटी अगर उसे क्षमता विकसित हो गई है, यानी तो फिर पहुंच जाएगी वो आपकी मूर्त सक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही मिलान नहीं है वो बताइएगा। जैसे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं दे रखी हैं और उन्हीं अवस्थाओं का क्रम पूछा है, ये यानी कौन किससे संबंधित नहीं है, इस प्रकार का पूछा है ये क्वेश्चन है। अब जैसे ध्यान से देखें तो पहले बनाम अपराध दे रखी है, ये तीसरी अवस्था है, क्या ये बात सही है? तो हम अब एक एक करके सभी को देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो पहली अवस्था आपको मालूम होगी कौन सी थी, मिस वर्सेस मिस ट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा जो गलत है वो चूज करनी है। जैसे देखो हम जानते हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रांति है, ये 5वीं अवस्था है जो आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन से संबंधित होती है। ये किशोरावस्था की अवस्था मानी जाती है, यानी उम्र मानी जाती है, तो ये सही है। एक अध्यवसाय ना ये बनाव 4थी अवस्था, इसका मतलब आप जानते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, और ये अवस्था होती है 4 नंबर की जो बाल्यावस्था से संबंधित होती है। यानी ये 2 तो सही दे रखी है, कौन कौन सी, 2 नंबर की और 4 नंबर की। अब देखते हैं जैसे कि स्वायत्त बनाव, तीसरे नंबर की अवस्था देखिए, स्वायत्त बनाव लज्जा एवं शंका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो ये आपकी संबंधित होती है 2 नंबर की अवस्था, जबकि ये कह रहा है पहले नंबर की, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी जो पहले बनाव अपराध की अवस्था है ना, इसे बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आपकी अवस्था होती है 3 नंबर की, और ये कह रहा है कि 3 नंबर की अवस्था है, तो ये बात तो सही है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो हमें पूछा है नहीं है इसमें से, तो ये हो जाएगी। वैसे अब देखा जाए, ध्यान रखना कि पहली अवस्था ना कौन सी होती है, ये दूसरे नंबर की अवस्था होती है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान रखना, जो आपका मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया था, और इनकी एक बुक आई थी आइडेंटिटी क्राइसिस और लाइफ साइकिल, ये उसी के आधार पर इनमें 8 अवस्थाएँ बांटी थी। इनकी ये 4 अवस्थाएँ तो ये हो गई, 4 अवस्थाएँ और वो है जो आबादी की उम्र की है किशोरावस्था के बाद। लेकिन इसके जो सिद्धांत है ना मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, उसके उपनाम याद रखना। अब इतनी बात कर लिए तो 1 मिनट में क्या जा रहा है, जैसे जीवन विस्तार जिसे लाइफ स्पेंथ बोलते हैं, पहचान संकट की अवस्था बोलते हैं, इसके उपनाम है। ठीक है, और क्या है, एक अन्यता खोज की सिद्धांत भी बोल देते हैं इसे, इसके उपनाम है। ठीक है, 8 स्टेज है, और इनकी एक बुक थी आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ लाइफ साइकिल, उसी में ये वर्णन मिलते हैं 8 अवस्थाओं के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इंग्लिश ध्यान रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये आपके स्किनर से संबंधित है।
तो चाहे तो आप एक्सटेंशन की बात करें, बहिर्गमन की बात, बहिर्गमन बोलेंगे, और चाहे डिस्क्रिमिनेशन विभेदन की बात करें, या स्वतः आपूर्ति स्पॉन्टेनियस की बात करें, या आप पुनर्वलन की बात करें, इन सभी के बारे में आपके स्क्रीन ने बात की है। ठीक है, इसके अलावा चेनिंग हो गया, और आपके चेनिंग के अलावा और क्या होता है, चेनिंग हो गया, और देखो चेनिंग दो शब्द आते हैं, एक तो चेनिंग आता है और एक शेपिंग आता है। हाँ, शेपिंग, तो ये भी इन्होंने बात की है, चेनिंग, शेपिंग, यानी ये सभी वर्णों की बात की है। तो इस वजह से इसका कोई भी राइट आंसर नहीं होगा इनमें से। ये कह रहे हैं ना कोई नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सभी हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया होगा। लेकिन इसके उपनाम याद रख सकते हैं स्किनर के सिद्धांत के, जैसे कि मैं नाम बताऊं, एक तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता था, वैसे एक ट्रिक है ORS, किसका नाम रहे, ये ट्रिक है, इससे सभी सिद्धांत याद हो जाएंगे आपको, यानी उपनाम ORS किसका नाम रहे। देखो इसमें तो मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, नाम तो बहुत है इसके, जैसे ओ से बन जाएगा ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, RS से रेस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी या लर्निंग थ्योरी, जो की है इससे हो जाएगा क्रियात्मक या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, या क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, स से हो जाएगा साधनात्मक सिद्धांत, का से हो जाएगा कार्यात्मक सिद्धांत, ना से हो जाएगा नैमित्तिक का सिद्धांत, म से हो जाएगा मौलिक व्यवहारवादी, यानी ये आपके रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं, कौन, स्किनर। बाकी र से हो जाएगा रिक्त उपागम का सिद्धांत। ये सभी इसके उपनाम है, आप रखना चाहो याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा है अभिवृत्ति, जो एटीट्यूड होता है उसके बारे में सही नहीं है। पहला है अभिवृत्ति, देखा जाए ना एटीट्यूड होता है ना, ये हमारे समाज से सीखते हैं मुझे। ठीक है, यानी एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड होता है ये जन्मजात होता है, ये जो हमारे अंदर क्षमताएं पाई जाती हैं वो जन्मजात होती हैं, लेकिन एटीट्यूड हम समाज से सीखते हैं ये सभी चीज़ें। ठीक है, बाकी अब देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें से सही नहीं है वो चूज करना था कि अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक और प्रभाव यानी प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। इंग्लिश देखिएगा, यानी मोटिवेशनल और जो अफेक्टिव करेक्टर है ना, ये पाए जाते हैं आपके एटीट्यूड में, ये बात सही है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, यानी ऐसे कह रहा है ये, जो आपका एटीट्यूड है उसकी रेंज मानी जाती है, चाहे तो आप स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव होंगे और फिर या स्ट्रॉन्गली नेगेटिव होंगे। जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी हैं भारत की, तो बीजेपी है वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव खुद के लिए तरफ रखती है, जबकि वो कांग्रेस की तरफ कैसा रखेगी, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कह सकते हैं, पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, यानी एटीट्यूड उसका। और जो कांग्रेस का है वो बीजेपी के खिलाफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी हो जाएगी, यानी जो उनका एटीट्यूड है, लेकिन खुद के लिए कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये आपके एटीट्यूड है। बाकी नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति में व्यक्ति और वस्तु संबंध पाया जाता है, ये बात सही है। बाकी है ये अभिवृत्ति है जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। ये सेंटेंस केवल यहाँ पर गलती कर गया, ये जन्मजात गलत बोल गया, ये जन्मजात नहीं होती, ये केवल अर्जित होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 4 नंबर गलत हो गया। बाकी ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन थे, यानी अच्छे ऑप्शन थे, क्योंकि ये आपको आगामी परीक्षा में इसी प्रकार के रिपीट होते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सा कथन है जो बच्चों के विकास के बारे में सही है, यानी जो बिल्कुल सही है वो बताना है। विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है, गलत है। आनुवांशिकता के साथ ही वातावरण का भी प्रभाव रहता है, तो इस वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि मात्र क्या रहता है, केवल आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है, वातावरण का भी पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, ये रैंडमली विकास होता है, ये कहना गलत है, क्योंकि रैंडमली नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एक तो पहली बात तो ये स्पाइरल होता है डेवलपमेंट, ठीक है, और इसमें क्यूमुलेटिव प्रोसेस पाई जाती है, संचयी प्रक्रिया, ठीक है, और इसमें आपके ऑर्डर होते हैं, यानी विकास का डायरेक्शन होता है, जैसे सेपेलिकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल और अन्य भी आते हैं नाम। ठीक है, बाकी है तीसरा ऑप्शन, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होती है। बाकी विकास के विभिन्न आयाम है वो अंतर संबंधित नहीं होते, जबकि अंतर संबंधित होते हैं, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता हो, चाहे सामाजिकता हो, संज्ञानात्मक हो, या आपकी संवेगात्मक हो, ये सभी चीज़ें अंतर संबंधित होती हैं, विभिन्न आयाम में आपस में संबंधित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सही पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केटल का संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का क्या था, वो एक अशाब्दिक परीक्षण था, यानी आपकी कल्चर, आपकी भाषा, आपके पहनावे और अन्य कल्चर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस संस्कृति मुक्त परीक्षण में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन्हें बोलते हैं संस्कृति मुक्त परीक्षण, तो ये अशाब्दिक था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से सृजनात्मकता
का कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, मौलिकता को बोलते हैं, ओरिजिनलिटी होती है, लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, धारा प्रवृत्ता यानी फ्लुएंसी होती है, लेकिन जो आपकी जो रिगिडिटी है ना, ये नहीं होती, कठोरता नहीं होगी, या अनंग्यता को बोलते हैं इसे, ये नहीं होगी। इसकी जगह पर आपका एक्सप्लोरेशन आता है, ये चीज़ें पाई जाती है। ये 4 तत्व होते हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो इसमें से नहीं होगा, वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो वो करेगा आपका, जैसे शिक्षक का शिक्षण कौशल, ये तो करेगा नहीं। बाकी मानसिक स्वास्थ्य, ये भी नहीं करेगा। शिक्षक का विषय ज्ञान, ये भी नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है। अरे, ये तो उल्टा क्रम बता दिया मैंने, यानी एक सेकंड, ये पूछ रहा था कौन अधिगम का प्रभावित नहीं करेगा, तो फिर 4 नंबर ऑप्शन होगा। यानी शिक्षक का शारीरिक शरीर है ना, चाहे वो सुडौलकाय हो, चाहे वो गोलाकार हो या लंबाकार हो, इस प्रकार के जो भी आपके शरीर के आकार होते हैं, कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं है हमें। तो उसके कौशल, उसके मानसिक स्वास्थ्य और विषय ज्ञान, इन तीनों से मतलब होता है, ना कि इससे। ठीक है, वो मैंने समझने में गलती कर दी, इस वजह से मैं उन्हें कहते आ रहा था गलत 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 नहीं, वो सही थे। और नीचे का 4 नंबर ऑप्शन है, हमें टीचर का ज्ञान लेना है तो उसके शरीर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इन चीज़ों से मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो वो संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, जैसे आपका वजन बढ़ना, आपकी लंबाई बढ़ना, आकार में परिवर्तन, ये सभी आपके संरचनात्मक होते हैं, जैसे आप आंखों से देख सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंटरनल होती है, तो वो आपके प्रकार्यात्मक चली जाएगी, विकास बोलेंगे इसे, प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल, ये विकास से संबंधित हो जाएगी। स्ट्रक्चरल होगी चीज़ें जो बाह्य संरचना के रूप में देख सकते हैं, वो फिर पहुंच जाएगी आपकी वृद्धि से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, हमें यही पूछा ना, वृद्धि है बच्चों के किस प्रकार से परिवर्तन लाती है? तो संरचनात्मक लाती है, जिसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो आप भी जानते हैं, एसिलेशन है, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, जो गिफ्टेड या इन्हें टैलेंटेड बच्चे बोलते हैं, तो उनके लिए होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी 1 नंबर ऑप्शन हो गया, बाकी 2 ऑप्शन संबंधित नहीं। आपका नेक्स्ट है जो 16वें नंबर का, कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची में आएगा? यानी ये कह रहा है, कोई बच्चा अगर सही काम कर रहा है तो उसके बाद आप उसे पुनर्बलित करेंगे, यानी रेनफोर्समेंट देंगे, तो आप कौन सी इसमें से सूची होगी उसमें सम्मिलित करेंगे? तो हम बोलेंगे उसे सतत में ले जाएंगे, कंटिन्यूअस में। क्यों ले जाएंगे कंटिन्यूअस में? देखो, जो अब जैसे कि मैं बात करूँ, इन्हें समझाने की कोशिश करूँ, ये बहुत सारी अनुसूचियाँ बताई थी, मोस्टली तो 4 ही प्रकार की थी। एक तो सतत थी, यानी जो भी अनुक्रिया करे और उसे पुनर्बलित करते रहिएगा, यानी उन्हें आप रेनफोर्समेंट देते रहिए। अब जैसे निश्चित अनुपात वाले में ये है कि आप जैसे मान लीजिए मैथ के 3 सवाल करने के बाद आपको एक चॉकलेट मिलेगी, तो आप एक निश्चित अनुपात के रूप में इसे अनुसूची को मानेंगे। ये एग्जाम्पल है। बाकी परिवर्तनशील अंतराल, इसका मतलब है वेरिएबल इंटरवल, इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो दे सकते हैं अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन, या नहीं दे सकते। ठीक है, निश्चित अंतराल का मतलब ये है कि जैसे कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनके मंथली के लास्ट में आपको सैलरी आती है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना। मतलब निश्चित अंतराल के बाद आपको पुनर्बलन मिल रही है, यानी एक सैलरी मिल रही है, तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बाकी इसका तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है। ये आपके डायरेक्शन से संबंधित है, जो विकास होता है किस दिशा में होता है उससे संबंधित। तो ये आपके अनुदैर्ध्य सिर यानी सिर से पैर, तो सिर से पैर का मतलब होता है सेफेलोपोडल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये केंद्र से बाहर हो जाएगा। बाकी जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। ठीक है, ये भी संबंधित है, और वृत्ति से कोई संबंध नहीं है। हालांकि हमें ये नहीं पूछा है, हमें तो केवल सिर से पैर पूछा है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। मैंने तो बताया कि प्रॉक्सिमोडिस्टल भी इसी में आता है, इसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर, और जो विकास होता है वो बच्चों का स्पाइरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक प्रकार का बुद्धि परिचय जहाँ पर प्रश्न कठिनाई का स्तर की दृष्टि से तो समान होते हैं, किंतु उन्हें समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? आपकी एनटीपीसी रेलवे में भर्ती होती है, तो उसमें आपको फर्स्ट टेस्ट देना होता है, फिर आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है। उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय कितना दिया जाता है? 90। जो आप पीआरटी का पेपर देंगे भविष्य में, तो आप निश्चित तौर से देखना है स्टेट का, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रही है, यहाँ पे आपको 1 मिनट नहीं मिल रही है, यानी क्वेश्चनों की संख्या 120 और टाइम मिल रहा है 90 मिनट। तो इसे बोलेंगे गति परीक्षण, यानी ऐसे बोल सकते हैं स्पीड टेस्ट, यानी आपके पास समय कम है और आपके पास समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, इस प्रकार का। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार बुद्धि का परीक्षण हमने किया है जिसमें प्रश्न कठिनाई के स्तर की दृष्टि से तो समान है सभी के लिए, लेकिन किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया गया है, यानी कौन जल्दी सॉल्व कर पाएगा। तो मैंने तो वो एग्जाम्पल NTPC वाला दिया था, 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट होंगे, ठीक है। तो ये गति से संबंधित, कौन बच्चा कितनी जल्दी से सॉल्व करेगा क्वेश्चनों को, उससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है। तो मैंने देखो ऑलरेडी बता दिया था, जैसे कि साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार किस में आएगी, व्यक्तिनिष्ठ में आएगी, ठीक है, यानी जो सब्जेक्टिविटी है उसमें। अवलोकन ये भी आपकी सब्जेक्टिविटी में ही आ जाएगी। बाकी आत्मकथा विधि है, जिसे कहानी विधि कहते थे, ये आ जाएगी आपकी सब्जेक्टिविटी में। जो शब्द साचार है, जिसे मैंने FWAT कहा था, क्या कहा था, FWAT, यानी इसे बोलते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द साचार, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, शब्द साचार का मतलब कि ये आपकी दी थी फ्रांसीसी गार्डन ने। तो ये आपकी कौन सी विधि है, ये आपकी प्रक्षेपी है, यानी जैसे प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन का प्रकार है। और जबकि व्यक्ति निष्ठ विधियाँ होती हैं या व्यक्तित्व आकलन की जो व्यक्ति निष्ठ विधि होंगी, ये आती किस में आती हैं, ये आपकी अप्रक्षेपी में आती हैं। और अप्रक्षेपी में भी प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से, एक तो व्यक्तिनिष्ठ और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो जो शब्द साचार है वो आपकी प्रोजेक्शन से यानी प्रक्षेपी विधि से संबंधित है। बाकी ये तीनों विधि हैं वो आपकी व्यक्तिनिष्ठ से। हमें पूछा क्वेश्चन ये था कौन सी व्यक्तिनिष्ठ से संबंधित नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मीनल है बुद्धि में तो औसत है, यानी एवरेज बुद्धि रख रही है वो 90 से लेकर 110 के मध्य में, ठीक है। और जो आप उसकी सृजनात्मकता में निम्न है, यानी ऐसे कह सकते हैं उसकी जो क्रिएटिविटी है उसमें वो निम्न है। समाज में उच्च स्तरीय, यानी जो समाज में एडजस्टमेंट में वो उच्च है। तो वो उदाहरण किसका है, तो हम ये बुद्धि जब आप पढ़ेंगे ना, एक होती इंट्रा, एक होती इंटर। इंट्रा का मतलब होता व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है, अपनी भावनाओं को समझ पाता है, मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें समझ पाए, उसे बोलते हैं वो इंट्रा। यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्ति अपने बारे में सही तरीक़ा से समझ पाए, सोच पाए, वो होती है। तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है आपकी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी अंतर्वैयक्तिक भिन्नता की। अगर वहाँ पर दूसरों की भावनाओं को समझ पाता, ठीक है, विचारों को, तो फिर उसमें हो जाती इंट्रा, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्रूनर ने बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन की बात की है या सुझाव दिया है। करिकुलम की बात कही है उन्होंने कि बच्चों को किस प्रकार का आप जो करिकुलम है उसे पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने बात की है स्पाइरल की, ठीक है। हालांकि जो आपके जैन और ब्रूनर है, इन्होंने है इनके सिद्धांतों की बात करें तो जीन प्याजे के जो सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इनके भी सिद्धांत का यही नाम है। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, इनएक्टिव और इनएक्टिव, आइकॉनिक और आपकी सिंबॉलिक, ये 3 अवस्थाएं बताई थी। और इन्होंने एक जैसे कि खोज पागम की बात की है, और इन्होंने साथ ही साथ खोज पागम के अलावा, इनके अलावा और किसकी बात की है, और इन्होंने इसके फोल्डिंग की बात की, इन्होंने दिया था मूलतः शब्द, बाकी फेमस किया था आपके वाइगोस्की ने। तो ये आपके संबंधित हो जाएगी आपके कह सकते हैं ब्रूनर के बारे में। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये ध्यान रखें तो रख सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये बहुत है ब्रूनर के बारे में, यही मोस्टली बन जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन नया था कि जो आपके स्कूलों में जो करिकुलम चलता है बच्चों को कैसा होना चाहिए, स्पाइरल पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपकी वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी एरिक्सन ने तो आपको मालूम है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ब्रॉन ब्रेनन ने इन्होंने बायो इकोलॉजी का सिद्धांत दिया था, जिसमें आपकी बताया था कि बच्चों के चारों जो वातावरण होता है वो किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, वो हम अगला क्वेश्चन आएगा तब वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यानी तादात्मीकरण।
तादात्म्यकरण का ये है कि अपनी जो कमी रही है, बुराई रही है, उनकी तुलना है आप किसी दूसरे प्रसिद्ध या बड़ी बेहतर व्यक्ति से कर पाएँ। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आता है, एक तो यही है कि अपने अहम को ये शांत रखने के लिए दूसरों के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। जैसे अब एक भ्रष्ट कर्मचारी का पकड़े जाने पर कहना कि वो पूरे तंत्र को भ्रष्टाचारी बताने लग जाता है, ठीक है, यानी ये सभी भ्रष्टाचार कर रहे थे, इस वजह से मैं कर रहा था। तो ये होगा तादात्म्यकरण। युक्तिकरण का मतलब देखो, हालांकि इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। युक्तिकरण का मतलब होता है आप है इसमें सत्यवादी, इसमें एक आप तर्क देंगे। जैसे कि आप कोई विफल हो गया आप, तो उसे ठहराने के लिए आप तर्क क्या देंगे। जैसे अपराधी कोई पकड़ा गया तो वो क्या कहता है कि अपराधी का अपने व्यवहार का कारण क्या बता रहा है, बुरी संगति, यानी वो आप यहाँ पर सत्यवादी एकदम वो देगा तर्क। इसके और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे थे या अंगूर मीठे थे, वो सॉरी नींबू मीठे थे, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाए। मार्गान्तिकरण सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये समाजन की विधियों में आती है ये सभी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बच्चा ना तो देखो, अगर वो फेल हो गया तो वो उसको स्वीकार करेगा और वो किसी अन्य कार्य में जुड़ जाएगा, यानी जो उसके बस की नहीं है उसे छोड़ के अन्य कोई काम में लग जाएगा, उसे बोलेगा मार्गान्तिकरण, जैसे सब्लिमेशन बोलते हैं। प्रक्षेपण तो आप जानते हैं, जो दूसरों पर आरोप लगाना, और प्रक्षेपण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे दूसरों पर आरोप लगाने के लिए, जैसे कि मैं क्या कहूँ, जैसे कोई जैसे एक एग्जाम्पल आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या आप में फेल हो गए तो आप कहते हैं कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, या कह देते हैं पेपर टफ था। तो इस प्रकार के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा था उसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा घटक क्लिपबोर्ड के बुद्धि संरचना का मॉडल अंश नहीं है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने बहुत सी बार कराया है। अब तो बहुत सी बार कराया है, ये आपका संबंधित हो जाएगा क्लिपबोर्ड से। और क्लिपबोर्ड ने बुद्धि की संरचना का जो 3D मॉडल दिया था ना, 3 डायमेंशनल थ्योरी, तो उसमें 3 चीज़ों की बात की है। OCR, ओ मतलब ऑपरेशन, इसमें देखो इंग्लिश देखिएगा, OCR की बात की है, OCR। तो देखो ऑपरेशनल है, C का मतलब हो गया आपका कंटेंट हो गया, और R का मतलब प्रोडक्ट हो गया। तो जिसकी बात नहीं की है वो हो जाएगा कॉग्निटिव से, ये जैसे ये संज्ञान कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन है। अब ध्यान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, जो संक्रिया में कितने स्टेप होते हैं। तो इसमें स्टेप होते हैं 2, 2 दूनी 4 और 6, सॉरी 5 होते हैं, 5 होते हैं। जो 5 के नाम है CC डैम, ट्रिक के नाम से याद रख लें, मैं नाम बता देता हूँ। C का मतलब होगा यहाँ पे कॉग्निटिव यानी संज्ञान। दूसरी C का मतलब होगा कन्वर्जेंट, जिसे अभिसारी कहेंगे। D का मतलब डाइवर्जेंट, जिसे यहाँ पे अपसारी कहेंगे। E का मतलब होगा यहाँ पे इवोल्यूशन, मूल्यांकन से। और जो मेमोरी होती है ना, एन का मतलब मेमोरी है। इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, एक तो आपका रिटेन और एक रिकॉर्ड, ये ध्यान रख सकते हैं। ये तो हो गए आपके इसे। अब कंटेंट से संबंधित समझ लीजिएगा। इस कंटेंट में कितने थे, 2, 2 दूनी 4 थे। और 4 स्टेप कौन कौन से थे आप ध्यान रखिएगा। बॉयफ्रेंड कैसा है, SS वाला है, तो इसे याद रख लीजिए। B से हो जाएगा बिहेवियर। और जो आपका फिगर है बनेगा ऐप से, इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, मैं नाम बता देता हूँ, ऑडियो और विजुअल, ठीक है, ऑडियो और विजुअल। बाकी SS का मतलब होता है, एक ऐसे हो जाएगा सेमेंटिक्स, जिसे शाब्दिक बोलेंगे, और दूसरे S से मतलब हो जाएगा सिम्बॉलिक, ठीक है। अब बचा आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कितने शब्द थे, 2, 2, 4, तो 6 थे। कौन कौन से थे, RSEIT और U। देखो मैं नाम बता दे जाता हूँ। C का मतलब क्लास हो जाएगा, I का मतलब इम्प्लीकेशन या नेतार्थ या आशय बोलेंगे, और आपका R से हो जाएगा रिलेशन, और S से सिस्टम, और क्या बच रहा है, T से हो जाएगा ट्रांसमिशन, जिसे हम बोलते हैं रूपांतरण। U का मतलब हो जाएगा यूनिट या इकाई। ये ओवरऑल सभी आपके एक से कह सकते हैं क्लिपबोर्ड से संबंधित आपके 3 आयाम थे। उन 3 आयामों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती वो है। ये सिद्धांत दिया था 1967 में, तब इसमें 120 कार्ड हुआ करते थे, और फिर इसके 150 हुए थे, फिर लास्ट में जाके 180 कार्ड हो गए हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, और ये लास्ट वाला है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये सफिशिएंट है। इसके सिद्धांत को SOI और कहते हैं, 3D कहते हैं, COP भी बोल देते हैं, और SOI भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बुद्धि के त्रितंत्रीय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राईआर्किक। देखो ये देख रहा है, ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी 3 घटक बताए थे, वो आपको वो मालूम होने चाहिए, ठीक है। बाकी हार्वर्ड गार्ड ने आपके पहले 7 बताए थे, फिर 9 प्रकार बताए थे। और क्लिपबोर्ड का 3D हो जाएगा। बर्ट एम बर्नर ने इसने आपका दिया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये बुद्धि में चलती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सभी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं
अब ये कह रहा है ब्राउन फैन बैनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हुआ करते थे। तो देखो इसमें इन्होंने क्या है कि जो इकोसिस्टम होता है ना बच्चे के चारों तरफ, उनका ही वर्णन किया है कि किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें 5 अवस्थाएं बताई थी। जैसे पहली थी माइक्रो, फिर दूसरी थी मीजो, ठीक है, माइक्रो, मीजो, एक्जो, फिर उसके बाद मैक्रो, फिर क्रोनो। यानी जो ये शुरुआत की मीजो माइक्रो होगी ना, ये माइक्रो होगी ना, वो संबंधित होगी घर परिवार से। तो इसमें यही पूछा था कि परिवार और विद्यालय किससे संबंधित होंगे, तो माइक्रो से होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद माइक्रो के बाद मीजो आएगी, फिर एक्जो आएगी, फिर आपकी एक्जो के बाद मैक्रो आएगी, फिर आपकी क्रोनो आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं थी। इसमें से राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें कि इनमें से बताइएगा क्रम क्या होगा, देखो पहले नंबर की ये हो गई। अब इसमें मीजो दे नहीं रखी है, तो मीजो को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। बाकी मीजो के पास सिस्टम पीछे लगाते जाना, क्योंकि मीजो मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ, केवल मीजो का मतलब ये शुरुआत का नाम है, उसके बाद सिस्टम सबकी अवस्थाओं लगेगा। तो जो मीजो सिस्टम पहली हो गई आपकी माइक्रो, दूसरी होगी मीजो, तीसरी हो गई एक्जो जो 3 नंबर में दे रखी है, और चौथी नंबर की हो जाएगी आपकी मैक्रो जो पहले नंबर पर दे रखी है। 5वें नंबर की हो जाएगी क्रोमो। क्रोमो तो नहीं होता है, ध्यान रखना, क्रोनो बोलते हैं इसे, एन लगाएगा यहाँ पे, एन, क्रोनो, ठीक है। ये होती है माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, फिर उसके बाद एक्जो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, फिर 5 नंबर बात है क्रोनो सिस्टम। ये 5 अवस्थाएं दी थी। और इसके सिद्धांत का क्या नाम था, ये दे रखा है बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताइए कौन सुमेलित नहीं है। प्याजी ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ये बात सही है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ये भी बात सही है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। वाइगोस्की ने नैतिक विकास से नैतिक तो आपके कोलबर्ग ने दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था, ना कि आपके वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जैसे कि अपनी क्षमता यानी अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक हो, तो सही बात है ये तो। स्वयं और दूसरों का सम्मान करे, ये भी बात सही है। संतुलित आकांक्षाएं यानी एस्पिरेशन उसके सही है। लेकिन व्यवहार में अनम्यता, इसे कह रहे हैं रेगुलेटरी, यानी वो कठोरतापन होगा, ये गलत है। कठोरता नहीं होनी चाहिए व्यवहार में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किससे संबंधित है, ये आपकी हेडफील्ड की परिभाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो गेस्टोल्टवादी से संबंधित नहीं है, यानी जो आपकी अंतर्दृष्टि यानी इनसाइटफुल थ्योरी है आपकी गेस्टोल्टवादी, समग्रवादी, पूर्ण आकार, इनके नाम है ये वो नाम। तो देखो कॉलर थे, कोप्पा थे और मैक्स वर्दीमर थे, लेकिन क्रेसमर नहीं थे। क्रेसमर तो आपकी व्यक्तित्व, हम जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें व्यक्तित्व के वर्गीकरण बांटे थे उन्होंने 4 प्रकार से, एथलेटिक, एस्थेनिक, डिप्लोस्टिक, पिकनिक, ठीक है। इनके शिष्य हुआ करते थे सेल्डन। उन्होंने फिर 3 भागों में बांटा था। जैसे कि मैं बात करूँ आपको एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये प्रकार बताए थे। तो ओवरऑल हमने सब बात कर ली है। तो इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, मैंने बता दिया है। क्रेसमर थे, इन्होंने 4 प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा था, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिप्लास्टिक। इनके शिष्य हुआ करते थे सेंडल, उन्होंने 3 प्रकार से बांटा था, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी देख लेते हैं जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन बने हैं किस प्रकार के पूछे गए हैं, तो देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है असंगत बताइएगा। जैसे रमेश पत्र लिखवाता है, ये प्रेरणात्मक क्रिया है, ये बात सही है। जब हम दूसरों पर कार्य कर पाते हैं ना, तो वहाँ पे है प्रेरणात्मक क्रिया होती है, क्योंकि दूसरों पर लिखवा रहा है, ये किस पे, रमेश पर। बाकी बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है, सही बात है, छत पर ही खड़ा है और इसमें कर्म कोई नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम एक सेंस निकालते हैं कर्म को पहचानने के लिए, हम क्या से क्वेश्चन करते हैं, जैसे बालक छत पर खड़ा है, क्या खड़ा है, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह कर्म क्रिया सही है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़वा रहा है, तो कर्म क्रिया यानी 2 कर्म है इसमें। जैसे कि बालक है, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है, बालक को पढ़ा रहा है, यानी 2 कर्म हो गए, हिंदी भी हो गया और बालक। ये होता है आपका लिविंग, और जो आपका सेकंड में आता है वो होता है नॉन लिविंग, यानी ये होता है निर्जीव, ये होता है सजीव। बालक सजीव है और हिंदी निर्जीव है, तो ये भी पूछ लेता है कि प्रथम कर्म होगा सजीव, दूसरा कर्म होगा निर्जीव। नेक्स्ट ऑप्शन था कि
प्रणीता जोर जोर से हंस रही है, ये सकर्मक क्रिया है, गलत है, इसमें कोई कर्म नहीं है। जो प्रणीता है वो हंस रही है, क्या हंस रही है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये तो विशेषता है हंसने की, ना कि ये कर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यही पूछा था कौन सा गलत है, देखिएगा क्वेश्चन यही था, असंगत विकल्प पहचानिए, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उच्चारण की दृष्टि से जो ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता क्या होगी। ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, जिसमें क वर्ग होता है पहला, इसमें आते क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, यही आते हैं क्या, सही है। 1 2 3 4 5। तो एक सूत्र चलता है संस्कृत में उच्चारण स्थान का, अकु विसर्य जन्म कंठ, यानी उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो सभी में है, तो ये तो होने का, यानी अब इससे आंसर का तो मालूम पड़ेगा नहीं, आगे देखेंगे। अब देखो महाप्राण और अल्पप्राण, ये चीज़ें मैं बता दूं, जिनका अगर क्रमांक 2 और 4 होता है वो तो महाप्राण होंगे, बाकी जो बचे 1 3 5 ये अल्पप्राण होते हैं। तो लेकिन आप ध्यान रखना, अब ध्यान क्या रखोगे कि अग के नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो इसका मतलब वो अल्पप्राण होगा 100%। आपको 2 चीज़ें तो मालूम पड़ेगी, पहला कंठ का उच्चारण स्थान हमने देख लिया अकु विसर्य नाम कंठा से, और दूसरा ये देख लिया कि वो अल्पप्राण था। अब आइएगा सगोस पे, जो शुरुआत के 1 2 3 होते हैं, शुरुआत के 1 2 3 होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके सगोस होंगे या अघोष होंगे, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। देख लो आप कितना क्वेश्चन अंदर से पूछा है ये, बाकी में नॉलेज होगी ना हिंदी की तभी कर पाएंगे, आप खुद भी जानते होंगे। हालांकि ये कि जब शुरुआत हम पढ़ते हैं तो इन्हीं चीज़ों से करते हैं। तो देखो जो आपका क्रमांक 1 2 3 शुरुआत से होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सगोस। और जो 3 4 5 होता है, सॉरी 4 5 होगा, नहीं 1 और 2 होंगे, वो तो होंगे आपके सगोस, और जो आपके पीछे के 3 4 5 होंगे ये होंगे आपके अघोष, ये ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कंठ और अल्पप्राण का हमने पता कर लिया था, बाकी हमें पूछा था ये ग है वो अघोष सगोष में आएगी अघोष में, तो ये शुरुआत के होते हैं अघोष, 1 और 2 अघोष होंगे, बाकी जो 3 4 5 होते हैं वो हो जाएंगे सघोष। तो ये 3 नंबर है, 3 4 5 है, तो ये आपका ग है, इसमें आ जाएगा सघोष में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साधुआ चरण है, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होगा साधु प्लस आचरण, इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जो ऊ की मात्रा है ना ये व में चेंज हो जाएगी, हलंत लगा दीजिएगा। बाकी बचा क्या है, यहाँ पे ध है वो आधा बचा, ठीक है, इधर लेने से ये आधा बचा और सा बचा पूरा, इधर की तरफ क्या होता है आचरण, ठीक है आचरण। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये ध व में मिलेगा तो कुछ इस प्रकार नहीं बन जाएगा क्या ये, लेकिन ये दोनों ही हलंत हैं, इसमें आगे अब मिल जाएगा, ये पीछे की साइड था ना इसमें मिलेगा, यानी ये आगे इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये अवशब्द बन जाएगा ध्वा। बाकी चरण पीछे था आगे साध, तो ये इस प्रकार बनेगा साधवा चरण। ऑप्शन नंबर 1 वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अगर वचन की दृष्टि से कौन सा सही है। जैसे दर्शन है तो देखो ऑलरेडी ये अपने आप में ही बहुवचन है दर्शन, तो इसे दर्शनों करने से कोई फायदा नहीं है। प्राण अपने आप में बहुवचन होते हैं, इसे प्राणों करने से बहुवचन नहीं होगा। ये नारी है, नारी से नारियों, ये बात सही है। बाकी हस्ताक्षर अपने आप में ही बहुवचन है, इसे हस्ताक्षरों करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताइए यह आपका महात्म्य है, आपके ये वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द है, कौन सी संज्ञा है, इसमें भाववाचक हो जाएगी। जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या होगा, इसका होगा मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये ऐसे होते हैं डायरेक्टली आपको मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से गलत है वो बताइएगा। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, ये बात तो सही है। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, ये भी बात सही है। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा, ये भी, अर्वाचीन मतलब नयापन और प्राचीन मतलब पुरातन। आविर्भाव माने होता है वैसे उत्पन्न होना, और तिरोभूत, तिरोभूत नहीं होगा, देखो इसमें गलती है, देखो क्या गलती, क्वेश्चन में गलती नहीं है, एग्जामिनर ने फंसाने के लिए क्या किया, आविर्भाव का विलोम होगा, और देखते जाना तिरोभाव, ये होगा आपका इसका विलोम, और उसने बनाया है तिरोभूत, और तिरोभूत किसका फिर विलोम है, वो इसका है, देखो आविर्भूत होते हैं ना उसका होता है विलोम तिरोभूत, और जो आविर्भाव है इसका विलोम होगा तिरोभाव। तो ये गलत है, हमें यही बताना था कौन सा संख्या, तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। गलत है बताना था।
ध्यान रखना जो आविर्भाव है ना, इसका मतलब एक तरह से उत्पन्न होना, ठीक है। और इसका जो बनेगा विलोमार्थी वो बनेगा तिरोभाव, तो उसका मतलब होगा अदृश्य होना एक तरह से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है, तो ग्रीस में ग्री प्लस ईज, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड बताना है सिनोनिम्स, तो वो हो जाएगी ज्ञानिप्सा, यानी ज्ञान को जानने की इच्छा, ठीक है। इच्छा नहीं हो गई, ये अलग चीज़ है, यानी कि जिज्ञासा को हम क्यूरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो देखिएगा जैसे कि प्रणव 5 किलो दूध पी गया, तो यही सही है क्योंकि इसमें 5 किलो दे रखा है, बाकी वो देख लेते प्रणव 5 केले खा गया, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। प्रणव के साथ कुछ खेल रहे हैं, ये भी नहीं। सबसे बढ़िया लग रहा है ऑप्शन 1 नंबर है, यही राइट आंसर हो जाएगा। जो सटीक बात कर रहा है प्रमाण के बारे में, यानी परिमाण के बारे में। सामने जो बड़ा सागर दिखाई दे रहा है वो मेरा है, किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका निश्चयवाचक होगा। ये घर कैसा है, ये जो घर है ना के जो मेरा है, वह घर कौन सा है, किसका है, मेरा है, तो यानी ये निश्चयवाचक हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पे अगर ये होता वह कार मेरी है, आपको मालूम है ये कौन सा हो गया। अगर किसी नाउन के पहले अगर वह यह ये कोई आ जाए तो फिर ये सार्वनाम का विशेषण हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सार्वनाम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया है। इसमें से आप बताइएगा, क्या बताइएगा कि किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जैसे बुलावा नहीं है, चचेरा नहीं है, सौजन्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लकीरा है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सरसिज यानी जो कमल उत्पन्न होता है ना जो सरोज में, तो इस प्रकार का ये सेंस निकलेगा, कौन सा, तत्पुरुष हो जाएगा। और जबकि तत्पुरुष इसमें एकमात्र इसमें दे रखा है 4 नंबर ऑप्शन है, यानी सर में उत्पन्न होने वाला, यानी तालाब में उत्पन्न होने वाला, तो उस प्रकार से इसका सेंस निकलेगा अलग तत्पुरुष समास हो जाएगा। हालांकि तत्पुरुष समास होता है, लेकिन इसमें अलग दे रखा है, तो हम इस पर भी चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है, देखो मैं इसके बता देता हूँ। अन प्लस उत्तर होगा, ये तो अन प्लस उत्तर, तो अनुत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा अन केवल अन प्लस उपगम, तो अनुपम हो जाएगा। ये हो जाएगी अन प्लस उद्धार, अनुद्धार। लेकिन जो अनुगमन है ना, इसमें प्रॉपरली अनुपसर्ग नहीं है, ये वाला इसमें अनु ही है। देखो ये अनु है, फिर गमन है, और जबकि हमने इससे पहले देखे थे सभी में अन थे, जबकि इसमें अन नहीं है, तो यही पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है विसर्ग ध्वनियों का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तो विसर्ग संधि, तो ये तो आपके तद्भव में ही होगा ना सभी का। ओ सॉरी, विसर्ग का मतलब यहाँ पे भी तत्सम होगा, क्योंकि संस्कृत शब्दों में होता है। तत्सम शब्द भी शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और बाकी अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे इंग्लिश की बात करें, इसमें से बताइएगा, इसमें से आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो ये कह रहा है फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, उन्हें क्या बोलते हैं, एलुमनी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कुछ नंबर नेक्स्ट है, इसको नरेशन को चेंज कीजिएगा, तो ये नरेशन इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि इसमें सिनोनिम्स बताना है, जीनियस, जीनियस मतलब टैलेंटेड। इसमें से बताइएगा प्रपोजिशन क्या आएगा, आप कह रहे हैं ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स एज इलिनेस, फ्रॉम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से क्या बताना है, आपको बताना है आपको मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम बतानी है, ठीक है। तो इसका जैसे ए लॉयंस शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर द डिफेंस, तो हम कहेंगे मेजर शेयर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें आपको ग्लूमी का बताना है, क्या बताना है, ग्लूम बताना है, तो ग्लूमी का क्या हो जाएगा, ग्लूमी का हो जाएगा आपका चीयरफुल। इसमें से कंजक्शन बताना कौन सा आएगा, आई सेल नॉट गो फिल इन द ब्लैंक्स आई एम इन्वाइटेड, अनलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें से आपको नरेशन चेंज करना है इनडायरेक्ट, जैसे हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा इसमें से, यही हो जाएगा ना कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, हैज बीन, तो फिर हो जाएगा इसका हैड बीन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है ना, 3 ही तो होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 54 नंबर। इसमें बताना है आपको क्या बताना, फ्रेजल वर्ब बतानी है। टर्न अप का क्या होगा, टर्न अप का होगा एपन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा, इसमें एरर है, ये कह सकते हैं एरर। तो इसमें एरर हो जाएगी रिसेंबल टू, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं सही है, यही होगा। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइएगा, आप टेंस भरिएगा, इसमें से कौन सा सही होगा, यानी इसमें कौन कौन से आएंगे। जैसे कम का क्या आएगा और आपके बी का। तो इसमें देखो कि व्हेन आई फर्स्ट टू दिस हाउस इट ए वेरी क्विट एरिया। तो हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस इट वाज अ वेरी क्विट एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या बताना था, इसमें भी टेंस सही है। तो इस सेंटेंस में आ जाएगा कि पीटर ट्राई टू कम इन क्विकली बट हिज मदर हियर हिम। तो ये इस ट्राई की जगह ट्राइड हो जाएगी और जो हियर की जगह हियर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, वही है एक्टिव थे, पैसे बनाना है। तो ये कह रहा है बीक्स मेक मनी, मधुमक्खी शहद बनाती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हनी इज मेड बाई बी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें बताना है आपको, वही है वॉइस चेंज करना है, वही डायरेक्ट से वो सॉरी एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा somebody हैज़ पुट आउट ऑफ द लाइट। तो इसका हो जाएगा सी लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाई द somebody। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से प्रपोजिशन कौन सा, आई शैल डू इट फिल इन द ब्लैंक्स प्लेजर। तो हम ये कहेंगे विद आएगा इसमें।